अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये वाला पोर्टल ई सर्विसेज डॉट टेक्स डॉट जी ओ वी डॉट ई, प्लीज़ इस पे चले जाएं एक दफ़ा। मैं आपको इससे एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। और एक शाम सर। सर मुझे कोई बताएगा ये किस हवाले से ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। जी जी जुनेद, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। अच्छा, जी जी। मेरी मेरी जो क्लास है प्लीज़, ये आपने हमेशा लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे लेनी है, मोबाइल पे नहीं लेनी। उसकी वजह ये है कि हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसे करते हैं जो आप प्रॉपर सिस्टम पे कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है। अगर आप इस लेक्चर को सिर्फ मोबाइल पे सुनने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं इस कोर्स के वो नहीं ले सकेंगे। ओके, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन पूछने के लिए मुकम्मल टाइम दूंगा इंशाल्लाह ताला। उसके हवाले से चलिए। अच्छा, अभी सबसे एक्सक्यूज पहले एक्सक्यूज मी प्लीज़ सर। ये करें। जी प्लीज़, सर जुनेद सर साहब मैं थोड़ा सा टाइम वेट करें। मैं आप सबके क्वेश्चन एड्रेस करूंगा और प्लीज़ प्रॉपर हैंड रेज करके चलिएगा। ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए, इस पे एक दफ़ा चले जाएं। ये पोर्टल नजर आया आपको? ये वो पोर्टल है जी सर आ रहा है। जिससे हम यूएई की में कारपोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर होना हो, आपने वैल्यू एडेड टैक्स के लिए रजिस्टर होना हो, या रिटर्न फाइलिंग करनी हो, या एक्साइज रिलेटेड टास्क हो, जो तीनों बड़े टैक्स हैं यूएई के, कारपोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्साइज टैक्स, उस तीनों के लिए हम इस पोर्टल को यूज करते हैं। यानी ये यूएई का आईरिस है। जैसे पाकिस्तान में आईरिस है एफबीआर के पास, यूएई टैक्स अथॉरिटीज के पास जो पोर्टल है उसे इमारत टैक्स कहा जाता है। और उसका जो एड्रेस है, यू आर एल एड्रेस, ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन। पोर्टल आपको नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें आप अगर इसको मोबाइल पे एक्सेस करेंगे तो काफ़ी सारी लिमिटेशन होंगी इस पोर्टल को एक्सेस करने से हुए। इस पे एक ऑप्शन का आपको नजर आएगा, साइन इन विद यूएई या क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, नीड अ यूएई पास अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। इस पे हम नहीं आते। उसकी वजह ये है कि यूएई पास क्या होता है, ये सिर्फ यूएई के रेजिडेंट्स के पास होता है। आप में से ज़्यादातर चूंकि यूएई में मौजूद नहीं है या यूएई के रेजिडेंट नहीं है, इसलिए हम यूएई पास वाली स्टोरी में नहीं जाएंगे। हम वो पोर्टल यूज़ करेंगे, वो मेथड अडॉप्ट करेंगे जो आप सबके लिए कंपेटिबल हो। वो है नन यूएई पास यूजर्स वाला। नन यूएई पास यूजर्स में लॉग इन हेयर और साइन अप हेयर। क्या करेंगे पहले, लॉग इन हेयर या साइन अप हेयर? जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं, आप पहले क्रिएट अकाउंट करते हैं। जब आपका एक दफ़ा अकाउंट बन जाता है तब आप साइन होना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह इस पोर्टल पे भी आपने पहले साइन अप करना है। पहले साइन अप करना है, जब एक दफ़ा अकाउंट बन जाएगा उसके बाद लॉगिन वाला काम होगा। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है, साइन अप कैसे करेंगे आप? इस पर क्लिक किया, हम चले गए इस फॉर्म पे। वेलकम टू फेडरल टैक्स अथॉरिटी इमारत टैक्स। आपको नजर आ रहा है सबसे ऊपर इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी हुई है, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, लास्ट नेम इन इंग्लिश, फर्स्ट नेम इन अरेबिक, लास्ट नेम इन अरेबिक, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। कंट्री कोड में आप देख सकते हैं कि सिर्फ यूएई मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी मौजूद है। ठीक है, इसके बाद आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन है। यानी ये पोर्टल किसी भी एजुकेटेड बंदे के लिए, अगर मैं उसको इस पोर्टल से इंट्रोड्यूस करवाऊं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो किसी एजुकेटेड बंदे के लिए इस पे अकाउंट बना लेना मुश्किल नहीं है। ईमेल एड्रेस में क्या लिखना है आपको पता है। फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, लास्ट नेम इन इंग्लिश, आपके इल्म में आपका नाम क्या है। फर्स्ट नेम इन अरेबिक, लास्ट नेम इन अरेबिक, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर भी आपके पास होगा, और पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड करना है, सिक्योरिटी कोड इंटर करना है, और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके
कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल ऐसी, इतना सिंपल जितना आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, जितना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते हैं। हालांकि फेसबुक सर्फिंग का आप में से बहुत सौ को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन और उतना ही सिंपल है इमारत टैक्स पे अकाउंट बनाना। ठीक है, इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें। जी आसिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि ये जो साइन अप कर रहे हैं, ये जिसके रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए, ये हमने अपना अकाउंट बनाना है? हम स्टेप बाय स्टेप सबको लेके चलेंगे। आप अपना अकाउंट बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जानजेब अहमद। यस सर ये मैं पूछा था कि इंडिविजुअल भी इसमें अकाउंट बना सकता है या कोई कंपनी कोई अलाउ होता है या सब बना अच्छा, सकते इसमें हैं? अकाउंट बनाने के हवाले से मैं बताऊं, अकाउंट कोई भी बना सकते हैं। मैं बना सकता हूं, आप बना सकते हैं। इसमें आप ये समझ लें कि दो तीन विंडोज हैं। सबसे पहले अकाउंट बनाना। इमारत टैक्स पे आपने अकाउंट बनाया, आप फेडरल टैक्स अथॉरिटी के मेन प्लेटफॉर्म में इंटर हो गए हैं, पोर्टल पे आपने अकाउंट बना लिए। आपने कोई कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं की, वैट रजिस्ट्रेशन नहीं की, कोई एक्साइज की रजिस्ट्रेशन नहीं की। आप एक ग्राउंड में इंटर हो गए हैं। मैच खेलना है या नहीं खेलना, उसका फैसला बाद में होगा। तो जब आप इस पे अकाउंट बना सकते हैं, द आंसर इज यस, बना सकते हैं। कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। सही। द रीजन बीइंग, अभी आप किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। ठीक है, लेटर ऑन हम देखेंगे कि वहां पे इसको हम नेविगेट करेंगे पोर्टल को इंशाल्लाह ताला। लेकिन पोर्टल पे अकाउंट आप इंडिविजुअली बना सकते हैं, द आंसर इज यस, बना सकते हैं। ठीक है, जब सर हम ये एक दफा अकाउंट बना लेंगे, जब हम एक दफा सर अकाउंट बना लेंगे, हम एक ऐसी सर एक पोजीशन में चले जाएंगे। एक सेकेंड प्लीज, लेट मी फिनिश। जी हम जी एक ऐसी पोजीशन पे चले जाएंगे कि हम देख सकेंगे कि अब मैंने कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है, कहाँ से करनी है, वैट रजिस्ट्रेशन कहाँ से करनी है। कोई कंपनी अगर मेरे पास क्लाइंट आ जाता है तो मैंने कहाँ पे क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है। ठीक है जी, अली नवाज। जी सर, मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे पाकिस्तान में एक सिस्टम है, एनटीएन बन जाता है लेकिन हम अभी शो नहीं करते आगे कि भाई हमने क्या करना है, कि सिंगल मेंबर कंपनी है या पार्टनरशिप है, इसी तरह ही है ना ये साइन अप? देखिए, पाकिस्तान में मैं तकरीबन 6 साल पहले था और मैंने वहां पे टैक्स में इतना काम नहीं किया, इसलिए मुझे उसका ज्यादा आइडिया नहीं है। यूएई जी को सर, देख लें। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है, जानजेब अहमद। ओके, मोहम्मद नवाज। ये सर मेरा कंसर्न ये है कि ये तो जस्ट एक लॉगिन आईडी हमारी जैसा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ना वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग टू जो यूएई का सेटअप है उसमें हमारी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगी। तो अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे हमें? काइंडली वो थोड़ा सा उसके बारे में पूछना चाह रहा था। देखें, ये एक पोर्टल पे अकाउंट बनाया है, ये कोई आपकी टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं बना। ठीक है, आप एक पोर्टल में अकाउंट बना रहे हैं, इस पे कोई लिंक नहीं बना। आप सिर्फ कर सकेंगे। जब हम नेविगेट आगे हम कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे देखेंगे, वहां पे आपको हेल्पफुल होगा। पहली स्टेज है अकाउंट बनाना। जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, पहली स्टेज है। किसी को ऐड फ्रेंड करना है या नहीं करना, कमेंट करना है, लाइक करना है, वो नेक्स्ट स्टेज है। पहली स्टेज है पोर्टल में इंटर होना, उस इंटरफेस के अंदर इंटर होना। पहले हम वो वाला काम करेंगे। बाकी लाइक कमेंट वाला काम जैसे होता है फेसबुक पे, जहां पे हम कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, रिटर्न फाइलिंग करनी है, वो भी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, श्योर सर। एक मुझे ये कमेंट आया था कि इनका हैंड रेज नहीं हो रहा। हम्म, खुशहाल खटक जी। सर मैं काफी ट्राई कर रहा हूँ, मेरा वो ऑप्शन शो नहीं कर रहा रेज हैंड का। क्वेश्चन पूछिए प्लीज। क्वेश्चन यही है कि सर ये जो सर हम लॉग इन करेंगे इसको हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं? जी, आप पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, किसी भी कोने में रहते हुए यूएई में टैक्स की सर्विसेज दे सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वैट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अरसलान अफसर। अरसलान अफसर।
ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो मैंने आपको पोर्टल पे लेके गया बनाया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि यहाँ पे अकाउंट कैसे बनते हैं। हम इस पोर्टल को नेविगेट करेंगे, हम इसमें जाके कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन देखेंगे कैसे होती है, और साथ साथ आप बहुत सारे स्टेप्स प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के, वैट रजिस्ट्रेशन के इंशाल्लाह ताला। फिर वक्त आपने e-services.tax.gov.in इस पोर्टल का नाम याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपका अकाउंट भी बन जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये e-services.tax.gov.in, ये 3 किस्म की टैक्स रजिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? पहले है कॉर्पोरेट टैक्स, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, यूएई में वैल्यू एडेड टैक्स है, एंड थर्ड यूएई में एक्साइज टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्साइज टैक्स है। एक्साइज टैक्स तो ऐसे आइटम पे लगता है, लाइक सिगरेट हो गई, टोबैको हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो एक्साइज टैक्स लगा के ऐसी प्रोडक्ट्स को, उनके इस्तेमाल को डिस्करेज किया जाता है, साथ साथ स्टेट को रेवेन्यू भी मिल जाता है। एक्साइज टैक्स हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे। अब हमारे पीछे रह गए 2 टॉपिक, एक है कॉर्पोरेट टैक्स और एक है वैल्यू एडेड टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स इज जस्ट लाइक पाकिस्तानी सेल टैक्स। पाकिस्तान में सेल टैक्स है ना, स्टेज वाइज लगता है। सेल टैक्स कैसे काम करता है, वैल्यू एडेड टैक्स कैसे लगता है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेज होगी। पहली हमारी स्टेज है कॉर्पोरेट टैक्स। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। जी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, पहला हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद हम वैल्यू एडेड टैक्स को समझेंगे और उसके बाद एक्साइज को। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप सब माशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं, आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का बहुत नाम सुना होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स पाकिस्तान में है, यूएई में मैं वर्ड बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट टैक्स। क्या फर्क है दोनों में, इनकम टैक्स में और कॉर्पोरेट टैक्स में? सर आई थिंक जो कॉर्पोरेट टैक्स है मेरे ख्याल से सेम ही होगा, क्योंकि इधर भी बिजनेस जो सर इनकम जो है इनकम जो business है का ही वो है। पर्सनल बंदे पे है और कॉर्पोरेट टैक्स इंडस्ट्रीज पे है। ओके, इनकम टैक्स में पर्सनल इनकम भी शामिल होती है। मिसाल के तौर पे सर आप कहीं इंडिविजुअल जॉब पे भी करते हैं, लगता है। एक सेकंड प्लीज लेट मी कंप्लीट। कॉर्पोरेट टैक्स लगता है बिजनेस प्रॉफिट, इनकम टैक्स लगता है पर्सनल इनकम भी उसमें शामिल हो जाती है। इनकम टैक्स कंपनी की इनकम है, किसी बंदे की इनकम है, किसी की सैलरी है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कई हजरात सैलरी लेने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है इसमें इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है। इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद सैलरी मिल रही है। लेकिन यूएई में सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब ये है पर्सनल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, पर्सनल इनकम से क्या मुराद है, हम आगे इसे भी जरा तफसील में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर एक लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा कैसे होगा, वो ये, एक बंदा कहेगा कि यार मैंने पैसे गोल्ड में रखवाए थे, गोल्ड महंगा हुआ, मैंने गोल्ड बेच दिया। एक भाई साहब कहेंगे कि यार ये तो पर्सनल टैक्स है, पर्सनल इनकम है। दूसरे कहेंगे नहीं, तुम्हारा तो गोल्ड की सेल एंड परचेज का बिजनेस है। तो हमें इसे भी देखना है कि यार इस मसले को यूएई के टैक्स ने कैसे रिजॉल्व किया है कि पर्सनल इनकम कौन सी है, बिजनेस इनकम कौन सी है। ठीक है, तो यूएई में पहला टैक्स जिसे हम पढ़ने लगे हैं वो है कॉर्पोरेट टैक्स। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स रिसेंटली आया। मैं इधर से पहले थोड़े से क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3 हैंड रेज हैं काफी टाइम से। अब्दुल रजा। जी सर। सर मैं कह रहा था कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये कंपनी से रिलेट करता है ज़्यादातर, और जो इनकम टैक्स है ये इंडिविजुअल से रिलेट करता है। अच्छा, यूएई के हवाले से बताऊं कि अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल भी बिजनेस कर रहा है उस पर भी कॉर्पोरेट टैक्स लग सकता है। ठीक है जी सर, थैंक यू सोहेल, सर। आप क्या कहना चाह रहे थे? सर मुझे जस्ट ये पूछना था कि आई जस्ट ज्वाइन टुडे फर्स्ट क्लास टुडे। तो ये
is the batch just started or we are just in the middle of some other जी sessions? आज सबकी थोड़ा सा पहली क्लास है, पहली क्लास है, हाँ तो आपको ओके कोई क्वेश्चन आए बेधड़क पूछें, ठीक है। ओके ओके श्योर श्योर थैंक यू क्या जी करिए जानजेब, जानजेब, जानजेब अहमद, सैयद अरसलान अफसर, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, पूछना मुझे ये था कि पाकिस्तान के अंदर हमें जब किसी की टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है तो हम उस बंदे की ही जो है ना आईआरएस को लॉग इन करते हैं। तो क्या यहाँ पे अगर हमें किसी का टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा तो हमें पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड देन उसका अकाउंट एक्सेस करना पड़ेगा, या डायरेक्टली हम उसकी एक्सेस से कंट्रोल ले सकते हैं? आप डायरेक्टली उनकी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। जी मतलब असद हमें अब्दुल बासित, अकाउंट बनाने की जरूरत जी तो नहीं होगी सर? मतलब एक्स्ट्रा अकाउंट हमें अपना बनाने की जरूरत तो नहीं होगी फिर? नहीं, फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास में ना अकाउंट बना चुके होंगे, आप सब लोग अपना अकाउंट बनाएंगे और ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप इस सिस्टम को थोड़ा बेहतर तौर पे समझेंगे कि कब आपने क्लाइंट की एक्सेस लेनी है और कब आपने अपना सिस्टम यूज़ करना है, ठीक है, अपना पोर्टल यूज़ करना है। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना नहीं चाहता, तो वो प्लीज़ टाइप कर दें, मैं रिप्लाई कर दूँगा। जी अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। ओके, आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बिज़नेस इनकम पे लगता है, पर्सनल इनकम पे नहीं लगता। अब पर्सनल इनकम में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको हम इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा होल्ड करते हैं, लेटर ऑन इंशाअल्लाह ताला बड़ी तफ़सील से पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी। जैसे पूछना ये था कि उधर तो यूएई में जो बंदा जो भी चीज़ लेता है ऑलरेडी उसका टैक्स डिटेक्ट हो जाता है, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? एग्ज़ाम्पल हम जो भी मार्केट में कोई चीज़ लेते हैं, तो वो स्लिप देते हैं, टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका होता है, तो वो कॉर्पोरेट में जाएगा? नहीं, ये तो ऑलरेडी पे हुआ हुआ टैक्स है, ये जब मैं वैल्यू एडेड टैक्स आपको पढ़ाऊँगा तब आपको समझ आएगा, ठीक है? अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि एक्चुअली मैं उधर रहा हूँ ना, तो वो तो जो भी हम चीज़ लेते हैं ना, तो वो टैक्स काट के तो वो हमें स्लिप वैट दे होता है, वो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी कॉर्पोरेट टैक्स एक न्यूली आई हुई चीज़ है, पहली अच्छा, दफ़ा अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल हुई हैं, तो ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स आपका मेन की एलिमेंट है, अगर आप समझेंगे। अभी हम कॉर्पोरेट टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, यूएई पास में अभी तक आप लोग ना जाएं, अभी तक आप में से पार्टिसिपेंट को नहीं पता यूएई पास क्या चीज़ होती है, ठीक है? आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है? अच्छा, अब कॉर्पोरेट टैक्स यूएई में है कितना? सबसे पहले ये बिजनेस प्रॉफिट पे है, ये वाली बात तो आप समझ गए। कितना है? 9%। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 9% ओवर एंड अबव प्रॉफिट ऑफ 375,000। मिसाल, मैंने प्रॉफिट कमाया 4 लाख का, मेरा कितना प्रॉफिट है? 4 लाख। इस 4 लाख में से 375,000 माइनस कर दें सबसे पहले, कितना बचा पीछे? टोटल प्रॉफिट था 4 लाख का, 375,000 तक एग्जेम्पशन मौजूद है, 25,000। ठीक है। 375,000 वो थ्रेश होल्ड है जहां तक आपके पास एग्जेम्पशन मौजूद है, और टैक्स रेट है 9% ओवर एंड अबव ऑन इनकम ऑफ कम ओवर एंड अबव दिस थ्रेश होल्ड। यानी अगर मैंने 4 लाख कमाया है प्रॉफिट, इसमें से 375,000 माइनस होगा, पीछे बचा 25,000। करें जी 25,000 पे 25,000 को मल्टीप्लाई बाई 9% करें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? अब्दुल बासित। अस्सलाम जी वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है?
वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, पूछिए प्लीज। जहांगीर अहमद। सर ये मैं बोल रहा था कि अगर 375,000 से जितना भी अबव होगा, 4,75,000 है तो 1 लाख का 9% हो जाएगा, ऐसे ही है सर? एग्जैक्टली और ये याद रखना है कि यूएई में स्लैब नहीं है। यूएई में ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि इतने से इतने तक ये रेट लगेगा, इतने से इतने ये रेट लगेगा, नहीं। जितना भी प्रॉफिट 375,000 से ऊपर है उस पे 9% टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, मैं आपके क्वेश्चन भी एड्रेस करता हूँ। अच्छा, अब इधर आ जाता है। इधर एक क्वेश्चन बहरहाल था कि दावा है गवर्नमेंट का कि हमने लगाना है कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स है बिजनेस प्रॉफिट पे, पर्सनल इनकम पे हम नहीं लगाते। अब डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, कुछ क्वेश्चन पैदा हुए, कौन कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएगा। मैंने अपने घर में सोना रखा हुआ है, मैं बेचने जाता हूँ, ये मेरी पर्सनल इनकम है या बिजनेस इनकम है? क्या मैंने गोल्ड की खरीदो फरोख्त करके बिजनेस किया है या पर्सनल इन्वेस्टमेंट कमाई है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इनको आंसर करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। और जब हम इस टैक्स रेजिडेंसी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, हमें क्या पता चलेगा? एक तो ये पता चलेगा कि कारपोरेट टैक्स में सॉरी पर्सनल इनकम में और बिजनेस इनकम में कहाँ पे वो लाइन है जो डिफ्रेंशिएट करती है दोनों के बीच। ठीक है। सेकंड, ये पता चलेगा कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन किसने कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन किसने करवानी है। ठीक है। अच्छा, आप में से प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, आप में से किस किस को टैक्स रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट पता है? टैक्स रेजिडेंसी इज अ वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट, ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। किस किस ने टैक्स रेजिडेंसी का नाम सुना हुआ है? एनीवन? बाकी जी जानजेब अमीन। सर जो रेजिडेंट होगा उस कंट्री का, उस पे एप्लीकेबल होगा ये कॉन्सेप्ट जो है, टैक्स उस रेजिडेंस कंट्री का रेजिडेंट। नहीं, टैक्स रेजिडेंस रेजिडेंस के का ऊपर वर्ड नदीम, नदीम प्लीज बताइए, एक मिनट। नदीम। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, ये जो हम रेंट देते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसकी जो इनकम आती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो रेजिडेंस आएगा, या फिर नहीं, मैं जो आपको उधर बताता के हूँ। ठीक लोकल आदमी है उनको टैक्स एक देना वो मिनट, सेपरेट होगा? ठीक है, मुझे मुझे बताने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में आगे आपको कंफ्यूज कर देंगे वरना। अच्छा जी देखें, यहाँ पे जब भी किसी मुल्क में टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, पहली चीज आती है कि भाई टैक्स कौन कौन देगा। ठीक है, कौन कौन टैक्स देगा? टैक्स किस चीज पे लगता है? पहली चीज उसका स्कोप है। एक बंदा पाकिस्तान में बिजनेस करता है, पाकिस्तान में उसकी कंपनी है, पाकिस्तान में सेल परचेज है, उस पर यूएई का टैक्स नहीं लगेगा, नॉर्मली कॉमन सेंस है। अच्छा, वो एक्सपोर्ट करता है अपना सामान यूएई में, क्या अब उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? एक कंपनी यूएई में मौजूद है, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? या एक कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है, यूएई में बिजनेस करती है, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? सबसे पहले स्कोप डिफाइन किया जाता है, ये कारपोरेट टैक्स किस किस पे लगेगा, कौन कौन इसके मुताबिक टैक्स देगा। अच्छा, अब सवाल क्या है, बहुत तवज्जो सुनिएगा। सवाल ये है, मशीन ਜਿਹੜੀ हमारे स्पेशल ਉਹ ਜਿਹੜੀ प्लीज लाइव आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लास ना प्रॉपरली ये लिया करें, आप किसी लैपटॉप सिस्टम पे बैठ के प्रॉपरली लर्निंग के लिए, और ऐसी जगह पे बैठा करें जहाँ पे बैकग्राउंड में कोई नॉइज ना हो। एंड इसके अलावा प्लीज़ बेहतर होगा कि आप उसको प्रॉपर पेन पेंसिल रख के लर्निंग के लिए लें। अच्छा, सबसे पहला सुनिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, टैक्स रेजिडेंसी। टैक्स रेजिडेंसी क्या है? टैक्स रेजिडेंट कौन है यूएई का, टैक्स रेजिडेंट कौन नहीं है, थोड़े से टाइम के बाद बताता हूं। पहला जुमला आपने एज इट इज याद रखना है, मैं जो जुमला बोलने लगा हूं वो आपने एज इट इज याद रखना है, समझा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं।
जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा, कौन होगा टैक्स रेजिडेंट, थोड़ी सी देर में बाद में बताता हूं, अभी ऐसे याद रखें। जो बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूएई में टैक्स देना है, पूरी दुनिया से आने वाली इनकम पे टैक्स देना है। जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना है। एक बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट है, उसकी पाकिस्तान में कोई बिजनेस इनकम है, उसने उस पे भी यूएई में टैक्स देना है। क्या जुमला बोला मैंने, जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा उसने सारी इनकम पे, वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूएई में टैक्स देना है, और जो बंदा यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट होगा उसने सिर्फ यूएई सोर्स इनकम पर यूएई में टैक्स देना है। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, प्लीज याद रखिएगा। जो बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट है उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना है। जो बंदा यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट है उसने सिर्फ यूएई सोर्स इनकम पर यूएई में टैक्स देना है। ठीक है, ये जुमला आपने याद कर लिया। अब आ जाता हूं समझाने वाले पोर्शन पे। इसमें मैंने जुमला बोला कि जो बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट है, तो टैक्स रेजिडेंट कौन है, टैक्स रेजिडेंट कौन है? टैक्स रेजिडेंट, सबसे पहले हम टैक्स रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे ताकि आपको पता चले कौन वो बंदा है जिसने वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना है। ठीक है, हम यहां तक पहुंचे। टैक्स रेजिडेंट पर्सन को समझने के लिए मैं मजीद दो चीजें आपको बताने लगा। हुआ ये कि इंसान तो बिजनेस करता है, शख्स बिजनेस करता है, लेकिन ये आपने अक्सर सुना होगा कंपनी बनाई, एक शख्स ने कंपनी बनाई है। ये कंपनी क्या होता है? कंपनी की रजिस्ट्रेशन आपने कैसे बिजनेस कर रहे हैं, आपकी जो दुकान है वो आपने खुद डाली हुई है या कोई कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, ये कंपनी क्या होती है? इधर एक मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखने लगा हूं अजीब सी, तवज्जो सुनिएगा। एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ये बहुत अमीर आदमी है, इनके पास मिलियन एंड मिलियंस ऑफ दरहम है, अरबपति हैं। ठीक है, मिस्टर ए के बैंक अकाउंट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दरहम है। इन मिस्टर ए ने सोचा कि मैं एक बिजनेस करता हूं। इस काम के लिए उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर करवा ली। सिंपल सी एग्जांपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तवज्जो से सुनिएगा। मिस्टर ए बहुत अमीर आदमी है, अरबपति हैं, खरबपति हैं। इन्होंने सोचा कि यार मैंने एक बिजनेस करना है, मैं अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेता हूं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स की भी तरफ आएंगे। ठीक है, अच्छा, मिस्टर ए ने क्या किया, उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर करवा ली, ALLC, या पाकिस्तान में आपने सुना होगा ए प्राइवेट लिमिटेड। पाकिस्तान में होता तो इसको ऐसे लिखा जाता, ए प्राइवेट लिमिटेड। 2 लाख दिरहम से उन्होंने कंपनी स्टार्ट की है। सुनिए बहुत तवज्जो से प्लीज। 2 लाख दिरहम उन्होंने अपने लगाए, कंपनी में इन्वेस्ट किए। यह था कैपिटल जिससे जो कंपनी स्टार्ट की गई है, जो कंपनी में इन्वेस्ट किए गए हैं, प्लस 2 लाख दिरहम उन्होंने बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, यासिर नगोई साहब कितने हो गए टोटल? 2 लाख दिरहम उन्होंने खुद इन्वेस्ट किए थे, 2 लाख दिरहम 4 लाख हो गए बैंक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, समाज सेवक साहब देखिए, टोटल अमाउंट हो गई 4 लाख। 4 लाख से इन भाई ने, मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, एक प्रोजेक्ट बनाया, बेचा, लॉस हो गया। 1 लाख का बिका, बनाया 4 लाख का था, बिका 1 लाख का। कितने पैसे रह गए इस कंपनी के बैंक अकाउंट में? 1 लाख 1 लाख 1 लाख रह गया। बैंक को कितने वापस करने हैं, विदाउट इंटरेस्ट को इग्नोर कर दें जरा, कितने पैसे देने हैं बैंक को? 2 लाख 2 लाख, लेकिन कंपनी के पास है 1 लाख। अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा बड़ी एहतियात से, मुझे ये बताइए क्या
बैंक मिस्टर ए को कह सकता है, कंपनी के ऑनर को, कि भाई साहब ठीक है कंपनी के बैंक अकाउंट में तो 1 लाख पड़ा है, लेकिन हमें पता है आप तो बहुत अमीर हैं, आपके बैंक अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दरहम है, तो आप कंपनी के बैंक अकाउंट में से ना दें, मुझे अपना जो पर्सनल बैंक अकाउंट है ना उसमें से पैसे निकाल कर वापस दे दें। क्या बैंक कह सकता है मिस्टर ए? कभी नहीं। नहीं कह सकता। सुनिए, ये वाला कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो या लॉ टैक्स के बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कंपनी के बैंक अकाउंट में 1 लाख पड़ा है, कंपनी ने लोन लिया था 2 लाख, लेकिन कंपनी का जो ऑनर है मिस्टर ए, बैंक उसके पास जाकर नहीं कह सकता कि आप मुझे पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे दे दें। इसे कहते हैं सेप। क्यों? रीजन क्या है? जो कंपनी होती है ये कानून की नज़र में एक शख्स होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका अपने ऑनर से डेट रिलेशन नहीं है, वो एक सेपरेट शख्स है, कंपनी सेपरेट शख्स है। बैंक से लोन लिए कंपनी ने, मिस्टर ए ने नहीं लिया। मिस्टर ए ने 2 लाख दरहम से कंपनी स्टार्ट की थी, बस। ये मिस्टर ए का मैक्सिमम जो लॉस है वो ये 2 लाख है, ये उन्हें वापस नहीं मिले हो सकते। लेकिन मिस्टर ए अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से इन 2 लाख के अलावा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था कंपनी में, जिससे उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, जिसे कैपिटल कहा जाता है, इसके अलावा उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, जिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, कंपनी सेपरेट है, इंसान सेपरेट है, और कंपनी को क्या क्या कहा जाएगा कानून की नज़र में? ये एक पर्सन है, लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, जुडिकल पर्सन है। नेचुरल पर्सन नहीं है, जुडिकल पर्सन, ऐसे कहेंगे जुडिकल पर्सन। अल्लाह ने इंसान नहीं बनाया उसे, हमने कानून में उसे इन शख्स का दर्जा दे दिया कि वो एज अ ह्यूमन, एज अ शख्स, एज अ पर्सन बिजनेस कर सकता है अपने नाम पे। ठीक है, समझ आ गई? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर कंपनी एंटिटी है, एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो ऑनरशिप होती है कंपनी की उससे ही वसूल किया जाता है। कि क्या इस देखें तरह? प्लीज देखें, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चूंकि ये टैक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें हम जो बाकी चीजें हैं ना, रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन के कोई गारंटी दी जाएगी, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ताकि मैं आपको असल टॉपिक समझा सकूं। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का, जुडिकल पर्सन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हैं कि एक सेपरेट शख्स होता है, कंपनी आवाज़ नहीं आ अपने रही। ऑनर से जुदा। आवाज आ रही है? जी जी सर, क्लियर जी आ सर, रही वी है। कैन। अच्छा, आवाज नहीं है। कंपनी अपने ऑनर से जुदा एक सेपरेट शख्स है। ऐसे तमाम एंटिटीज को जो कानून जिन्हें शख्स का दर्जा देता है, इन्हें कहा जाता है ज्यूडिकल पर्सन। ठीक है, कंपनी क्या होती है? ज्यूडिकल पर्सन। कंपनी एक कानूनी शख्स है, ज्यूडिकल पर्सन। अच्छा, अब मैंने आपको उस जुमले पे वापस आता हूं जो मैंने सबसे पहले बोला था। क्या था वो जुमला जो मैं बार बार रिपीट करूंगा लेक्चर के दौरान? जो भी यूएई का टैक्स रेजिडेंट पर्सन है वो वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देता है, जबकि यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट सिर्फ यूएई सोर्स इनकम पर यूएई में टैक्स देता है। ठीक है, अच्छा, अब रूल याद रखिएगा। कंपनी के केस में, कंपनी के केस में एक कंपनी अगर यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, उसकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज के साथ यूएई में हुई हुई है, वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट तस्वर होगी। अगर एक कंपनी यूएई में अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड हुई हुई है, उसकी इनकॉर्पोरेशन यूएई की है,
वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट तस्वर होगी। अगर आपने एक कंपनी यूएई में रजिस्टर करवाई है, यूएई में इनकॉर्पोरेशन है उसकी, तो उस कंपनी की इनकम चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे पेरिस से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, उस इनकम पर आपने यूएई में टैक्स देना है। वो कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट पर्सन कहलाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कंपनी का पहली कंडीशन, पहली सूरत जिसमें एक कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट होगी, ये आप समझ लें। अच्छा, अब सवाल क्या है, कंपनी यूएई की इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, सुमित उसकी सर, इनकॉर्पोरेटेड जी नुकाश ये करनी, ये जो अभी रिपीट करनी, जो लास्ट आपने क्वेश्चन बताया, रिपीट करें कि कंपनी किधर से भी उसको लाजमी इधर यूएई में देना पड़ेगा, खाली रिपीट करें इफ यू डोंट माइंड। मैंने बोला कि कहीं से भी वर्ल्ड वाइड इनकम पे जब एक कंपनी की जी इनकॉर्पोरेशन जी यूएई में हुई है, जी तो जी वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट होगी और उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना होगा, नहीं, आई मीन कंपनी चाहे रजिस्टर यूएई में। जी जी कंपनी की रजिस्ट्रेशन, कंपनी की जी जी इनकॉर्पोरेशन यूएई में हुई हो। इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन ही ले लें। जी जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, सही। जी जी, क्लियर, थैंक यू सर। अच्छा, अब एक और सिनेरियो लें। यूएई की यूएई में कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसका डिसीजन मेकर, फैसला करने वाला, उसके फैसला साज यूएई में मौजूद है। ऐसी सूरत में भी कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट तस्वर होगी और उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना होगा। अच्छा, अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है और उसका जो ऑनर है, जो डिसीजन मेकर है, जो उसका ऑनर है, जो डिसीजन मेकर है, वो यूएई में मौजूद है, फैसले यूएई से होते हैं, कंपनी का डायरेक्टर यूएई में मौजूद है। ऐसी सूरत में भी वो कंपनी ऑल दो पाकिस्तानी कंपनी है, लेकिन यूएई में अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देगी। ठीक है, अच्छा, अब एक और, इधर से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें। जी अली। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर, वो कंपनी दुबई में ऑपरेटेड नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ऑपरेटेड है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऑपरेटेड से मुराद आप क्या लेते हैं? मैंने वर्ल्ड बोला इनकॉर्पोरेटेड, पहले मैंने बोला था वर्ल्ड इनकॉर्पोरेटेड। एक कंपनी सर यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड है, जहां ठीक है। पे वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। ये पॉइंट नंबर 1। सेकंड, राइट कंपनी यूएई राइट में नहीं है, कंपनी यूएई में नहीं राइट है, किसी और मुल्क में है, लेकिन राइट उसका फैसला साज, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो यूएई में मौजूद है, तब भी वो कंपनी मीन्स यूएई उसकी की टैक्स, इनकम दुबई में। उसकी ठीक है, इनकम गॉट चाहे इट सर। कहीं पे भी हो, पूरी दुनिया में आ राइट। रही हो, आपकी कंपनी पाकिस्तान में है, जी सर। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, लेकिन आप कंपनी के मेन डिसीजन मेकर यूएई में बैठे हुए हैं, वो कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट तस्वर होगी। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, जो हमारे पार्टिसिपेंट जो लॉ पढ़ते जो होंगे, सॉरी सर, आई मीन जो बंदा डिसीजन ले रहा है यूई में, तो वो इसका बेनिफिट है, इस बेस पे उसको इनके टैक्स पे करना पड़ेगा। आता हूँ इसमें। ठीक है, अच्छा ओके। देखें, ये वाला जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी कहते हैं इसे पॉइंट, ये वर्ल्ड वाइड मौजूद है, यानी सर मेरा पाकिस्तान बीच में में भी एक एक ऐसा ही क्वेश्चन ला मौजूद है। एक सेकंड प्लीज, मुझे लेट मी फिनिश। ये वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी मौजूद है कि कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, तो वर्ल्ड वाइड इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स देगी। ऐसे लॉ हर मुल्क में मौजूद है, लेकिन जो दोस्त पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं या उन्होंने पाकिस्तानी लॉज पढ़े हुए हैं, उन्हें अक्सर बताया जाता है कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, इसका ज़्यादा ताल्लुक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से। जो कंपनी के फैसला साज होते हैं, उनकी मीटिंग कहाँ पे होती हैं,
अगर मैं यूएई की बात करूं तो यूएई में इस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को किसी हद तक जजमेंटल रखा गया। मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी पाकिस्तान में है, उसके मैंने 10 डायरेक्टर्स भी बनाए हुए हैं, उसके 10 डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं, उनकी मीटिंग भी होती हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि मैं यूएई में रहता हूं और वो जो डायरेक्टर्स हैं वो मेरी हदायत पे अमल करते हैं। मैं उन्हें कहता हूं जो पॉलिसी लिख के देता हूं वो बगैर किसी चेंज के मनो वन उस पर साइन कर देते हैं। यूएई के लिहाज से उस कंपनी का, उस पाकिस्तानी कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, हकीकी फैसला साज यूएई में। अब ये दो चीजें या और ये और नरेशन है, मीन इनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए तो कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट तस्वर होगी। अगर कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, यूएई की टैक्स रेजिडेंट है, वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देगी। कंपनी किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेटेड है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान यूएई में है, वर्ल्ड यूएई की टैक्स रेजिडेंट होगी, वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देगी। सर लेकिन जहाँ पे वो ऑपरेशन उसका हो रहा होगा दूसरी कंट्री में, तो उस कंट्री में वो टैक्स वगैरह नहीं देगी, लेकिन जहाँ पे उसका कंट्रोल हो रहा है वहां ये पे वो टैक्स देगी आपका कहना। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। आप सब लोगों के ज़हनों में आना चाहिए कि अगर कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, उसके ऑपरेशन पाकिस्तान में है, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, तो वो यूएई के तो टैक्स रेजिडेंट बन गई, लेकिन पाकिस्तान में उसमें क्या क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा? यहाँ पे डबल टैक्सेशन का कई जगहों पे रिस्क होता है कि एक ही कंपनी दो मुल्कों की टैक्स रेजिडेंट बन गई है। अच्छा, वैसे अपना ज़रा दिमाग लगाएं और मुझे ये बताएं कि क्या एक कंपनी, जितना मैंने पढ़ाया है उसकी रोशनी में, एट अ टाइम दो कंपनीज की सर टैक्स आवाज रेजिडेंट हो नहीं आ सकती है? रही। मैंने पूछा कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी नो रोशनी वॉइस। में बताइए। बाकियों का आ रही है आवाज? सर आ रही। यस ये सर। आ रही जी है सर सर, क्लियर है सर, ओके क्लियर है। ओके। अच्छा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसकी रोशनी में ये बताइए, क्या एक कंपनी बैक वक्त दो मुल्कों की टैक्स रेजिडेंट हो सकती है? एज्यूमिंग के पूरी दुनिया में तकरीबन ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन मौजूद हैं। ये सर हो नो सकती सर, है, हाँ, आई थिंक नो। क्योंकि अपने डिफरेंट लॉ होते हैं और वो उन पे एप्लीमेंट होते हैं। सर मैं एक और बात भी पूछना चाहता हूँ कि अभी एफटीए है, यूएई की गवर्नमेंट है, उसकी एक कंपनी की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का किस तरह पता चलेगा कि ये यहाँ से ऑपरेट हो रहा है, इसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ से हो रहा है? अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि ये पता कैसे चलेगा, ये क्योंकि डेफिनेटली ये इतना आसान काम तो नहीं है इसको जज करना। तो देखें, मैं आपको जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, दो पोर्शन है। पहली चीज़ लॉ में लिखा हुआ क्या है, सेकंड चीज़ है उसकी इन्फोर्समेंट, उसको कैश कैसे किया जाएगा। इन्फोर्समेंट जज करने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल होते हैं। हाँ ठीक है, ये वाली बात मानने वाली है कि जजमेंटल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है उसको जज करना, असेस करना, तो इसकी इन्फोर्समेंट थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। यूएई की टैक्स अथॉरिटी जिसे कैसे इन्फोर्स करेंगी हम लेटर ऑन इंशाल्लाह ताला देखेंगे। ठीक है, हाँ जी। अच्छा बताइए, एक कंपनी एट अ टाइम दो मुल्कों की टैक्स रेजिडेंट हो सकती है, कौन बताएगा कैसे? मोहम्मद नवाज। ये अस्सलाम सर वालेकुम एक सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इंटरप्शन। इससे रजिस्टर हो सकती है अगर वो दोनों मुल्कों में जो है ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है, तो उनका टैक्स जो है पे होगा। अगर उनका लॉ जो है उनका इजाज़त देता है कि वो रजिस्टर हो सकती हैं तो। नहीं, मुझे ये बताएं, कंपनी, एक कंपनी, कंपनी का नाम है एबीसी, एबीसी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई, उसका नाम रखा गया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। सर एक अगर कंपनी यूएई में मल्टीनेशनल रजिस्टर कंपनी हुई, है तो एक वो सेकंड। जिस कंट्री में भी होगी उस कंट्री में भी और बेस कंट्री में भी टैक्स। अच्छा, अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम रखा गया पाकिस्तान में, एक कंपनी रजिस्टर हुई एबीसी एलएलसी यूएई में, पाकिस्तानी कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, वो भी मेरी है। यूएई में एक कंपनी है एबीसी एलएलसी, ये भी मेरी है। लेकिन
हम तीनों डिफरेंट हैं, हम 3 डिफरेंट शख्स हैं। तो ये एक कंपनी तो 2 मुल्कों में रजिस्टर्ड नहीं हुई। इनकॉर्पोरेशन ABC प्राइवेट लिमिटेड की पाकिस्तान में है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एक कंपनी ABC LLC की है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और मैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी हूं। तो ये एक कंपनी 2 मर्तबा तो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। इनकॉर्पोरेशन क्या है? कंपनी की पैदाइश, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन कहां पे हुई है, वो कंपनी बनी कहां पे है। अब वो एट अ टाइम 2 मुल्कों में इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती। सर जी मंसूर। इसका सॉरी सर सर इसका हो सकता है अगर कोई लेट से कोई ब्रांच ऑफिस हो या ऑपरेशन ऑफिस हो तो इस केस में हो नहीं, सकता है ब्रांच एज अ ब्रांच को अगर एज अ ब्रांच रजिस्ट्रेशन की जाए, मैं आपको इस पे भी आऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको साथ लेके चला जाए, चीज़ों को सिंपल रखा जाए। जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं ना, एज अ कंपनी उसके ऊपर लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड या LLC, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसको कहा जाता है इसकी यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुई हुई है। ब्रांच एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हम आगे पढ़ेंगे। ब्रांच सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ये अपनी एंटिटी का पार्ट होती है। मिसाल सुनिए बहुत तवज्जो से। कंपनी है पाकिस्तान में ABC प्राइवेट लिमिटेड। ABC प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हुई हुई है? पाकिस्तान में। अच्छा, अब सवाल यह है, आपने उसकी अथॉरिटी UAE की, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन UAE की अथॉरिटीज के साथ करवाई है, लेकिन एज अ कंपनी नहीं करवाई, एज अ ब्रांच। इधर भी आपने एक ऑफिस खोल लिया और आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है ब्रांच ऑफ अ पाकिस्तानी कंपनी। क्या लिखा हुआ है? ब्रांच ऑफ अ पाकिस्तानी कंपनी। इसको इनकॉर्पोरेशन नहीं कहते, हम कहेंगे इसकी इनकॉर्पोरेशन पाकिस्तान में है, उसका एक ब्रांच ऑफिस UAE में रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेशन नहीं है। ये वाला पॉइंट समझ आइए। आपके डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखा हुआ है, जेंट्स क्या लिखी हुई है, लड़का लड़की, ये मैटर करती है। आपकी डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है कि ये इधर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, ABC LLC रजिस्टर्ड है, या ये ब्रांच ऑफ अ पाकिस्तानी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये मैटर करता है। अगर ABC LLC लिखा हुआ है, पाकिस्तान में कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, UAE में कंपनी है ABC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये 2 सेपरेट शख्स हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है, पाकिस्तान में कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, UAE में है ABC ब्रांच ऑफ पाकिस्तानी कंपनी। ये सेपरेट कंपनी नहीं है, ये पाकिस्तानी कंपनी का एक हिस्सा है, इसकी UAE में कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं है। ठीक है, ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं 2 सवाल ले लूं क्विक। जी मोहम्मद नवाज साकिर। सर मेरा कंसर्न ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कंपनी है, जबकि उनकी सब ब्रांच जो है वो आपने UAE में खोली है, तो ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह डिसीव करने के लिए कि यहाँ पे वो जो UAE में उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये ब्रांच है, और पाकिस्तान में भी ये कंसिडर किया जाता है कि ये वहां की यहाँ की ब्रांच है। तो फिर इसमें हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे प्लीज? जब मैं ब्रांच का वर्ड बोलूंगा तो इस ब्रांच से मुराद वो लफ्ज नहीं है जो उर्फ आम में बोला जाता है वो हमारी ब्रांच है, बल्कि मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा जाता है ये ब्रांच है या नहीं। ठीक है, मैं ज़रा सा आपको दिखा दूं अपनी कंपनी का, मैं दिखाता हूं कि कैसे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है वो किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं एक दफ़ा ज़रा आपको दिखा दूं। देखें, ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लीगल टाइप लगा नजर आ रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सर ठीक है, इस जगह पे लिखा होगा ब्रांच, ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, मैं सेपरेट हूं, ये सेपरेट है। ठीक है, अच्छा, अगर कंपनी होती कोई स्विफ्ट H40C नाम की पाकिस्तान में कंपनी होती मेरी, मैंने उसकी ब्रांच रजिस्ट्रेशन करवाई होती, तो इधर लीगल टाइप में लिखा होता ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी। मैं आपको लेटर ऑन ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा कि फॉरेन कंपनी, आपको पता चलेगा कि फॉरेन कंपनी, ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी के लाइसेंस कैसे होता है। ठीक है,
लेकिन ये बातें चलें हम आगे पढ़ेंगे, ब्रांच वाली चीज़ भी ऐड होगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अभी सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे एक एंटिटी दो मुल्कों की टैक्स रेजिडेंट हो जाती है। ठीक है, कंपनी पाकिस्तान में लिस्टेड है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में, डिसीजन मेकर यूएई में। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वो दो कंपनी की टैक्स रेजिडेंट हो गई, दो कंट्रीज की टैक्स रेजिडेंट हो गई। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में, कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, पाकिस्तान की टैक्स रेजिडेंट हो गई वो बालिहाज इनकॉर्पोरेशन, यूएई की टैक्स रेजिडेंट हो गई बालिहाज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा, तो एक कंपनी अगर एक से ज्यादा मुल्कों की टैक्स रेजिडेंट हो जाए, इस तरह का खतरा हो कि उस पर डबल डबल टैक्स लगने का खतरा है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे डबल टैक्स ट्रीटीज कैसे होती हैं, इससे बचने के लिए टैक्स क्या क्या रिलीफ देता है, हम टैक्स लॉ को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप सब समझ गए हैं कि जुरिडिकल पर्सन यूएई का टैक्स रेजिडेंट कब होता है, जब वो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड हो या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो। ऐसी सूरत में वो कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट कहलाएगी और उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना होगा। ये समझ गए। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, इधर से किसी का कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट में तो प्लीज पूछें। It is this ये जो लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड बट हैव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये उस पे नो करके लगा हुआ है। तो अभी तक जो समझ आ रहा है कि अगर कंपनी इधर रजिस्टर्ड है या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, इन बोथ केसेस इट्स अ टैक्स रेजिडेंट। तो ये नो क्यों लिखा हुआ है सर? यो का मतलब ये है कि पहले हम पहली चीज देखते हैं, पहले हम देखते हैं क्या ये यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं। यस, तो वो टैक्स रेजिडेंट है। अगर नहीं, अगर नो, फिर हमें अगले वाला डिसीजन देखते हैं कि अगले वाला टेस्ट फिर लगाना है। ओके समझ गए सुहेल? ओके जी, मोहम्मद नवाज। सर जिस तरह पाकिस्तान में है कि जो फॉरेन आपकी इनकम है वो जो है वो एग्जम्प्टेड अमाउंट में आती है, तो काइंडली इसके नहीं, हवाले से थोड़ा सा नहीं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि यूएई में फॉरेन इनकम कैसे है। ठीक है, अभी तक ये याद रखें कि यूएई में अगर आप टैक्स रेजिडेंट बन गए ना तो वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना है। ठीक है, ठीक है, बाकी किधर है? सिकंदर, खालिद, नईम, मोहम्मद आसिम। सर एक और क्वेश्चन है मेरे ध्यान में। जी जी। ये जो डबल टैक्सेशन या डबल, एक दफा पाकिस्तान में उसके ऊपर हो रही है, दूसरी दफा यूएई में हो रही है ना, तो ये जो डबल टैक्सेशन इस पे आएगी, तो सबसे पहले जब एक किसी एक कंट्री की जो है इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स कटेगी, तो ये इसमें तो क्लेश नहीं आएगा कि सबसे पहले किस मुल्क में आ जाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है टैक्स तो इनकम के ऊपर कैलकुलेट होगा ना। अच्छा शाहान, हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इन तमाम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हमारे आने वाली क्लासों में है। ओके, ई अच्छा, शॉप। ठीक हो गया सर। ओके, मोहम्मद इजाज। सर यानी आपके ओके, कहने का ये है कि हम दोनों जगहों पे टैक्स कटेगा, दैट्स इट। नहीं कटेगा नहीं, बाई रूल कट रहा है अभी तक। ठीक है, उससे बचने के क्या तरीके हैं आगे हम देखेंगे, कैसे बचा जाता है उससे, लॉ में कैसे रिलीफ फ्राहम किए गए हैं, उसको हम तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों अच्छा जगहों अब पे सेम, दोनों मुल्कों में सेम कंपनी रजिस्टर हो सकती है, यही ना सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं। एक कंपनी, सेम कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट हो सकती है, पाकिस्तान की भी टैक्स रेजिडेंट हो सकती है, यूएई की भी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में। दोनों मुल्कों की बन गई ना, पाकिस्तान में चूंकि वो इनकॉर्पोरेट हुई है इसलिए वहां की टैक्स रेजिडेंट हो गई, यूएई में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है इसलिए यूएई की टैक्स रेजिडेंट हो गई। इससे बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। एक बड़ा बेहतरीन तरीका ये है कि दोनों मुल्क इकट्ठे बैठते हैं, वो आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि इससे कैसे निमटना है। इसे कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी। ठीक है, डबल टैक्स ट्रीटी। और ये दोनों मुल्क डिफाइन करते हैं कि अगर ये कंपनी दोनों मुल्कों की टैक्स रेजिडेंट बन गई है
तो ये इस मुल्क की टैक्स रेजिडेंट तस्वर होगी। ठीक है, ऐसे रूल बनाई जाती हैं। जी आकिब रशीद। अच्छा सर, अगर एक कंट्री में टैक्स पे करेंगे तो अदर कंट्री में उसका बेनिफिट होगा कि हमने जो टैक्स पे कर दिया है एक कंट्री के अंदर, क्या वो डिडक्शन की सूरत में दूसरी कंट्री में एप्लीकेबल होगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, आगे इन क्वेश्चन को मैं अभी होल्ड इसलिए कर रहा हूँ कि स्टेज पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट को बेसिक चीज़ों का अभी तक आइडिया नहीं है। ठीक है, आसिम ज़िया ओके। कोई क्वेश्चन है? जी सर, ये कंपनी का तो सारा समझ में आ गया है, लेकिन ये जो सेकंड नंबर पर सर लिखा हुआ है नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, अगर उनकी ओके, इनकम 1 मिलियन होगी तो वो टैक्स रेजिडेंट होंगे। तो सर क्या अभी तो हमने पीछे देखा कि इंडिविजुअल पे कोई टैक्स नहीं लगता, इंडिविजुअल पे और सोल अच्छा, ये प्रोप्राइटरशिप पे। जबरदस्त सवाल है। इसी क्वेश्चन पे हमने आना था, इसी पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि पर्सनल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, बिजनेस इनकम पे लगता है। अच्छा, अब डिफाइन कैसे करेंगे भाई? पर्सनल इनकम, बिजनेस इनकम भी तो किसी पर्सन ही की होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो इनकम है ये किसी बंदे की पर्सनल इनकम है या बिजनेस इनकम है? इस काम के लिए कुछ रूल डिफाइन किए गए। सबसे पहला लॉ डिफाइन किया गया, सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला रूल ये है कि जो भी सैलरी होगी वेज एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी में, वो पर्सनल इनकम होगी, वो बिजनेस इनकम नहीं है। जो भी एम्प्लॉयमेंट से आप कमाते हैं, जो भी आप जॉब करके कमाते हैं, वो पर्सनल इनकम है, वो बिजनेस इनकम नहीं है। पहला पॉइंट। इसके बाद इन्होंने देखा कि लोग अपने पैसे सेव करते हैं, जब वो सेव करने के लिए कहाँ पे रखते हैं। कई लोग जैसे पाकिस्तान में कौमी बचत स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, कई लोग प्राइस बॉन्ड ले लेते हैं, कई लोग शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, कई लोगों ने अपनी सेविंग के लिए कोई थोड़ा बहुत गोल्ड लेके रख लिया। इसको भी उन्होंने कहा कि जो इस तरह की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है ये भी बिजनेस में नहीं आती। तो पहली चीज कौन सी निकाल दी बिजनेस की डेफिनेशन से? सैलरी। कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो यार वो बिजनेस थोड़ी है, वो तो पर्सनल इनकम है। सेकंड, अगर साइड इनकम आप साइड इन्वेस्ट करते हैं, आपने क्या कर दिया, पैसे शेयर में लगा दिए, प्राइस बॉन्ड में लगा दिए, थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर वगैरह लेके रख लिया, ऐसी चीजें जो लोग साइड इनकम के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट करवा दिए, बैंक में पैसे रखवा दिए सेविंग अकाउंट में, ये तमाम चीजें जो लोग अपनी सेविंग के लिए इस्तेमाल करते थे, इसको ऐसी पर्सनल इन्वेस्टमेंट को भी बिजनेस की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया गया। दोनों पॉइंट समझ आ गए, शेयरी वाला भी और पर्सनल इन्वेस्टमेंट वाला भी समझ आ गया। अब थर्ड पॉइंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, इन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो पाकिस्तान में भाई लोग सेविंग के लिए जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार कोई ऐसा सिस्टम हो, मैं हर महीने 1 लाख रुपए लगा के बचाता रहूं, जब मैं रिटायर्ड हूं तो मेरे पास अपना मकान हो, अपना घर हो। ये तीसरी बार बढ़कर चीज जैसे बिजनेस नहीं माना गया, इसे कहा गया रियल एस्टेट। अगर कोई बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो इसे यूएई में बिजनेस की डेफिनेशन नहीं माना जानता। अगर वो बिजनेस लेवल पे नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, उसका स्केल बहुत ज्यादा नहीं है, ये है कि एक बंदे ने 2 घर ले लिए, रेंट पे दे दिए, या किसी की एक दुकान है, सही, ऐसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को भी बिजनेस तस्वुर नहीं किया जाता। ये 3 चीजें पर्सनल इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है, लिहाजा इस पे कारपोरेट टैक्स नहीं लगेगा। 1 मिनट रुकें, 1 मिनट रुकें। क्यों? मसला ये हुआ कि आपने एम्प्लॉयमेंट निकाल दी, समझ आती है, रियल एस्टेट निकाल दी, समझ आती है, ठीक है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी समझ आती है, सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, प्राइस बॉन्ड में लोग ले लेते हैं,
वो बिजनेस नहीं है। लेकिन ये बताएं कि अगर कोई बंदा अपने घर का सामान बेचता है, क्या उसको कहीं पे इन तीनों कैटेगरी में वो चीज आती है कि किसी बंदे ने अपने घर का सामान बेचा तो वो बिजनेस नहीं कर रहा? कहीं नहीं लिखा हुआ ना। यहाँ पे तो जिक्र है सैलरी का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का और पर्सनल इन्वेस्टमेंट का, राइट? सही। फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई बंदा अपने घर का सामान बेचेगा तो क्या वो बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा सर। सर अकॉर्डिंग टू रूल्स आना तो नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल देखें, जनरल कॉमन सेंस की बेसिस पे तो नहीं बन रहा, लेकिन जो कानून में तीन चीजें रखी गई हैं, सैलरी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या पर्सनल इन्वेस्टमेंट, घर का सामान या आपकी गाड़ी, ये चीजें इसमें नहीं आती। तो अब मसला था कि ऐसे तो ये भी रिस्क है कि कोई बंदा छोटी सी एक्टिविटी करता है, वो उस बेचारे पे कॉर्पोरेट टैक्स लग जाएगा। इन्होंने इससे बचने के लिए एक रूल बना दिया, ये रूल है टर्न ओवर 1 मिलियन रूल। यानी आप पे इन तीन एक्टिविटी तो बिजनेस में, इसको तो बिजनेस माना ही नहीं गया। कॉर्पोरेट टैक्स के लिए ये बिजनेस नहीं है। सैलरी कहते कमाते हैं, बिजनेस नहीं है। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस नहीं है। आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस नहीं है। लेकिन जो एक्टिविटीज कॉर्पोरेट टैक्स के लिए बिजनेस की डेफिनेशन में आती हैं, नेचुरल पर्सन उनसे भी 1 मिलियन से ज्यादा का काम के पैसे कमाएगा एक साल में, तो वो सिर्फ तब बिजनेस है। 10 लाख दरम से ज्यादा का अगर टर्नओवर है, टर्नओवर मेरा मुराद टोटल सेल, प्रॉफिट की बात नहीं हुई, टोटल सेल अगर 1 मिलियन से ज्यादा है तो सिर्फ तब वो कॉर्पोरेट टैक्स के एम्बिट में आएगा। तो ये जो सारी सर आपने जो बताई है, तो इनमें रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट जितना भी वो होगा वो कंसीडर नहीं होगा। जी ये नहीं होंगी। ओके। और जो आप 1 मिलियन की बता रहे हैं, अगर कोई फ्रीलांसर है तो वो 1 मिलियन के ऊपर पे करेगा? 1 वो मिलियन भी से तो ऊपर पे उसकी करेगा पर्सन अगर फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर वो देखें, रजिस्टर्ड सैलरी में करेगा। नहीं है। पॉइंट नंबर हाँ 1, सैलरी में। सैलरी नहीं लेता। जी, सैलरी नहीं सेकंड लेगा बात ना। सेकंड बात रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। थर्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फ्रीलांसर का अगर टोटल सेल 1 मिलियन से ऊपर चला जाता है तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लग जाएगा। ठीक है जी नदीम। नदीम ओके। ई शॉप, अब ई शॉप मुझे अपना नाम भी बता दीजिएगा ताकि मैं याद रखूं। सर एडवोकेट यासिर है। सर जी मुझे यासिर। जो आपने जी दो चीज़ें आपने जो बताई सैलरी और इन पे नहीं है, और ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है कि आप कोई चीज़ बेचते हैं या ख़रीदते हैं उस पे उसको जो है बिजनेस कहा जाता है कि नहीं, वहाँ से थोड़ा ज़रा समझाइएगा। फोकस नहीं था मेरा, या मुझे समझ जी में नहीं आया। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपको पता है, लोग जो सैलरी लोग होते हैं ना, वो आपके इल्म में होगा कि अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए प्लॉटों में और ये फ्लैट वगैरह में, स्टूडियोज में इन्वेस्ट करते रहते हैं। रियल एस्टेट कोई ले लिया, ये जो अगर बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा, बहुत बड़े पैमाने पे आप करेंगे अगर, तो फिर वो बिजनेस ही तस्वर होगा। लेकिन अगर आपने एक घर ले लिया, 2 फ्लैट ले लिए, ठीक है, रेंट पे दे दिया अपना पर्सनल फ्लैट, इस चीज़ को भी बिजनेस तस्वर नहीं किया जाएगा। ठीक है। और पर्सनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, सिक्योरिटीज, प्राइस बॉन्ड, सेविंग अकाउंट, इन्हें भी बिजनेस तस्वर नहीं किया जाएगा। जितना मर्जी है रियल एस्टेट देखें, 1 मिलियन से ऊपर भी चला जाए, जो चीज़ बिजनेस नहीं है ना, उससे 10 मिलियन भी कमा लें। सैलरी बिजनेस नहीं है, रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है, इससे जितना भी कमा लें ये बिजनेस नहीं है। और रियल एस्टेट 1 मिलियन दरम कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। यहाँ पे 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10-10 मिलियन के विलाज मौजूद हैं। आपने एक विला ले लिया 10 मिलियन दरम का, आपने कोई बिजनेस नहीं किया, नो कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। हाँ, लेकिन फर्ज कर लें कि आपका काम है सेल एंड परचेज का, आप एक महीने में 20 विला लेते हैं, 20 विला बेचते हैं, तो वहाँ पे वो कहेंगे कि नहीं ये बिजनेस है, इस काम के लिए आपके पास प्रॉपर लाइसेंस भी होना चाहिए, आप एक्टिवली बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मंसूर मैं हुसैन। सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी नदीम जी पूछिए। सर, मेरे हाँ क्वेश्चन है सर, लेट्स से कि देखिए। कोई इंडिविजुअल तीनों हाँ एक्टिविटीज कर रहा है और हम्म, उसका जो एनुअल टर्नओवर है 1 मिलियन से ज्यादा है,
तो इस पे कोई थ्रेशोल्ड है या ओवरऑल 1 मिलियन पे लगेगा टैक्स सर? आप सैलरी 1 मिलियन से ज्यादा ले रहे हैं या नहीं? नहीं, देखें पॉइंट ये है, मैंने आपको कहा कॉर्पोरेट टैक्स ला किस पे लगता है? बिजनेस पे। आप सैलरी से, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से और पर्सनल इन्वेस्टमेंट से जितना मर्जी है कमाएं, ये बिजनेस है ही नहीं। जब बिजनेस है ही नहीं, इस पे कॉर्पोरेट टैक्स ला अप्लाई ही नहीं हुआ सिरे से। ठीक है, पहली चीज इन तीनों को आपने निकालना है, ये बिजनेस नहीं है। इसके अलावा जो एक्टिविटीज बिजनेस हैं, उनसे भी 1 मिलियन से ऊपर का टर्नओवर होगा, सिर्फ तब कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। सर मेरा सवाल ये है, इस 1 मिलियन के थ्रेशोल्ड के हवाले से फर्ज कीजिए कि एक आदमी एक लग्जरी गाड़ी बेचता है जिसकी कीमत है 1 ज्यादा, तो क्या उस पे ये टैक्स एप्लीकेबल होगा? देखिए, उसको किसी न किसी हद तक आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट में लाके बचने की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन होगा। ठीक है, द रीजन बीइंग, कार को, गाड़ियों को कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने है। इस एग्जांपल में जी, अब मुझे ये बताएं, आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, इसमें कौन कौन सी चीजें बिजनेस में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, कितना इसका टोटल रेवेन्यू कितना बना है? ऊपर से स्टार्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, यस और नो? नो। नो सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, यस और नो? नो। नो। नो सर। नो। ऑनलाइन मार्केटिंग, नो। नो। नो सर। ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस नहीं है। यस। सुना बल्कि सर? बिजनेस यस 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 है सर, लेकिन ये 1 फ्रीलांसिंग मिलियन है, से ज्यादा नहीं फ्रीलांसिंग है में ना। आएगा सर। ये फ्रीलांसिंग है ऑनलाइन में। फ्रीलांसिंग आएगा। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, आप शेयर ऑन लेते हैं, बेचते हैं, मीन ऑनलाइन आप एक्टिविटी कर रहे हैं बिजनेस की फॉर्म में। अगर आपने, एक होता है ना, आपने एक दफा शेयर लेके रख दिए, एक आप रेगुलरली सेल परचेज करते हैं, सर वो भी बिजनेस इनकम में आएगी? वो भी बिजनेस में आएगा। इसमें सेल ऑफ कार्स, नो नो नो। सेल ऑफ कार्स किस में आएगा? आएगी जी, इसमें आएगी। आएगा जी। कारपोरेट रियल एस्टेट कारपोरेट इन्वेस्टमेंट, में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, नहीं इनकम आएगी। टैक्स फ्री है। हाँ जी। अब जरा लगाते हैं, 6 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 1 लाख। कितना बना इसका टोटल रेवेन्यू, इस बंदे का 9 टोटल लाख टर्नओवर कितना? और 9 लाख। 9 लाख। 9 1 लाख। मिलियन से ज्यादा नहीं है तो इसके ऊपर भी टैक्स नहीं होगा। इस पे 1 मिलियन से ऊपर नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो सेल ऑफ रेवेन्यू है, इसको मैं 250 कर दूं, अब बताएं क्या होगा? तो बनेगा, अब टैक्स बनेगा अब टैक्स बनेगा, 1 मिलियन अब क्रॉस इस करके। पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। अब क्या होगा? अब भाई साहब, कॉर्पोरेट टैक्स पे, इस पे कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होता है, क्या होगा? इनकी टोटल बिजनेस बन गया, पैसे आते हैं उससे, 1 ट्रेडिंग पे क्यों लग रहा है मिलियन सर? से। ये थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, एक चीज होती है ना, आपने शेयर लेके रख लिए, डिविडेंड आ गया, एक आप करते हैं प्रैक्टिकली डेली बेसिस पे सेल परचेज करते हैं। पर्सनल इन्वेस्टमेंट में ये सिर्फ तब तक आएगी जब तक आप रेगुलरली नहीं कर रहे। ठीक, आप वो लेके शेयर ट्रेडिंग रख लेते ट्रेडिंग हैं, कंसीडर होगी, जब तक ट्रेडिंग नहीं ये करेंगे सर तो ये वो तो फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन होगी? क्योंकि पर्सनल इन्वेस्टमेंट अगर मैं लेट्स सपोज 6 महीने में बाय सेल करता हूँ, 2 महीने में, सो हाउ इट कैन बी जस्टिफाइड कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा हूँ या पर्सनल इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में? जजमेंट, सिर्फ और सिर्फ जजमेंट। ठीक है। अच्छा, बिजनेस, अब जब आप एक दफा आ गए कॉर्पोरेट टैक्स में, बिजनेस से आपको कितनी इनकम आई है? 1.5 मिलियन। ठीक है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट सर, यहाँ वगैरह पे एक और और क्वेश्चन मेरा है। आपने जो सबसे पहले वो जो फर्स्ट स्लाइड वगैरह दिखाए थे, तो वहां पे जो 4 लाख का प्रॉफिट आया था उसमें से आपने 375 को माइनस करके रिमेनिंग 25 के ऊपर टैक्स रेट कैलकुलेट किया था। अच्छा, अब देखिए, आप पहला क्वेश्चन ये, आप बिजनेस में आते हैं या नहीं? जब आप बिजनेस में आ गए, आप बिजनेस में आ गए,
ये ठीक आपका है, क्या है? टर्नओवर। टर्नओवर मतलब पूरा रेवेन्यू, सही है। प्रॉफिट नहीं, टोटल रेवेन्यू। अब पहला ये हम टर्नओवर क्यों इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ ये डिटरमाइन करने के लिए आप पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है या नहीं, यस नो करने के लिए। ठीक ठीक हो गया। जब लगता है, आगे वही वाला कानून है कि आपने प्रॉफिट अच्छा, कैलकुलेट करना है 375,000 से ऊपर, उससे ऊपर वाले पे 9% लगाना है, सेम रूल। हाँ। अब अगर यहाँ पे भी 1 मिलियन से ज्यादा है लेकिन वो आपकी जो प्रॉफिट है वो 375 से नहीं है तो फिर भी नहीं लगेगा। लेकिन उसने कॉर्पोरेट टैक्स उस पर अप्लाई हो रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, रिटर्न फाइल करनी है। 1 मिलियन नीचे से तो आप कॉर्पोरेट टैक्स के एम्बेट से बाहर हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ठीक। अब सुनिए, जो बंदा, बहुत तवज्जो से सुनना है, जो नेचुरल पर्सन यूएई में बिजनेस कर रहा है और बिजनेस एक्टिविटी से आने वाला रेवेन्यू 1 मिलियन से ज़्यादा है, जो बंदा यूएई में बिजनेस कर रहा है, बिजनेस से मुराद जो मैंने बिजनेस की डेफिनेशन आपको एज पर टैक्स लॉ पढ़ाई है, जो बंदा यूएई में बिजनेस कर रहा है और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, टोटल टर्नओवर 1 मिलियन से ज़्यादा है, वो यूएई का टैक्स रेजिडेंट तस्वर होगा। ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है, ये आप समझ गए जुडिकल पर्सन में टैक्स रेजिडेंट कौन होता है, नेशनल पर्सन में टैक्स रेजिडेंट कौन होता ये सर। है। ओके, टैक्स नॉन रेजिडेंट कल देखते हैं, कल भी क्लास है ना, आज पढ़ लिया तो कल क्या पढ़ाऊंगा। सुनाए, समझ आइए। सर सर मेरे क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर अगर अबाउ द 1 मिलियन रेवेन्यू कट होता है तो इसमें से हम 375 को माइनस करके उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसी के ऊपर 9% लगेगा कारपोरेट की में भी। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 मिलियन टर्नओवर सिर्फ एलिजिबिलिटी देखने के लिए, एप्लीकेबिलिटी, क्या इस पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है या नहीं। जब कॉर्पोरेट टैक्स लगता है ना, आगे वही कैलकुलेशन है, एक्सपेंसेस माइनस किए, प्रॉफिट 375,000 से जो ज़्यादा होगा उस पर 9% आपने लगाना है। ठीक है। और अगर सर 375 से कम है तो सिर्फ रिटर्न फिल फिल करेंगे और उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है, आप पे ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स लॉ अप्लाई होता है लेकिन आपका टैक्स बनता नहीं है। ठीक बनता है, नहीं है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। मोहम्मद नवाज। सर वन क्वेश्चन है कि अगर ये वाला इसमें टर्नओवर पे ही टैक्स लगेगा या कि रेवेन्यू पे, जिस तरह ये 1.5 जो है 1 मिलियन और 50,000 बन रहे थे, तो जी ये तो टोटल टर्नओवर है ना सर। लेकिन अगर बिल्कुल। रेवेन्यू पे टैक्स रेवेन्यू पे नहीं, लगेगा या देखिए, टर्नओवर पे लगेगा ये? टर्नओवर रेवेन्यू को एक ही चीज़ होती है, बात कर रहा हूँ प्रॉफिट पे। प्रॉफिट यानी एक्सपेंसेस माइनस हो गए, रेवेन्यू या जी जी टर्नओवर जो भी कह लें, टोटल सेल में से एक्सपेंसेस माइनस किए, प्रॉफिट आया आपका। प्रॉफिट ओवर एंड अबव 375,000, जो 3,75,000 सर से ऊपर का प्रॉफिट है, उसको 9% से मल्टीप्लाई करना है। सर ठीक सर है सर थैंक जी। और सर यहाँ पे आपने जो सैलरी की बात की, लेट सपोज वहाँ पे कोई प्रोफेसर है वो अपने सैलरी वगैरह रहता है ना, साथ साथ में इसके अलावा अगर कोई वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्यूशन वगैरह या एक्स्ट्रा, तो उसके ऊपर भी कैलकुलेट होगा टैक्स या नहीं? वो आ जाएंगी, वो एक तरह से आप कह लें कि अदर देन एम्प्लॉयमेंट है। जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये बिजनेस की डेफिनेशन में आते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आते। हाँ, अगर पार्ट टाइम एग्रीमेंट है, पार्ट टाइम जॉब का, तो वो अगेन एम्प्लॉयमेंट में आएगा। ठीक है, अजीम अच्छा ठीक। जुल्फकार अजीम। जी सर, मैंने ये बात पूछना था, जो एक कंपनी का, मैं भी एक ना कंपनी है उसका काम कर रहा हूँ, जो वो यूएई कंपनी है, और वो उसका जो प्रॉफिट होता है, उसके प्रॉफिट में से वो जो ड्राइंग्स होती हैं, वो जो इनको पर्सनल एक्सपेंस पे होता है, वो उसके बाद इनकी प्रॉफिट निकालते हैं, तो उसके पे टैक्स लगेगा या आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट, या उसकी सैलरीज वगैरह जो निकाल के फिर जो अमाउंट बचेगी उस पर प्रॉफिट लगेगा? अजीम, ये वाला क्वेश्चन कई प्रॉफिट पार्टिसिपेंट पे को समझ टैक्स। नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपके लिए बता देता हूँ। अगर जी जी पर्सनल एक्सपेंसेस उसने निकाले हैं ना, वो ड्राइंग है, उसको आप जी। एक्सपेंस, वो एक्सपेंस नहीं है बिजनेस का, उसको ठीक एक्सपेंस कहते ही नहीं ठीक है, है। ऐड बैक करें। ठीक है जी। ठीक। मंसूर हुसैन। एक्सक्यूज मी सर। जी अब्दुल रज़ाक।
सर ये जो प्रॉफिट है ना, ये लोग इससे जो वेट है, जो वैल्यू एडिड टैक्स है प्रॉफिट से, वो निकालते हैं ये 3,375,000 से। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर किसी को समझ ना आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। नो, अब्दुल रज़ाक नहीं, जो वैट है ना वो निकालेंगे, वैट नहीं शामिल करना। वैट आपका कब होगा, कब नहीं होगा? जब आपने अगर सेल की है ना 1 लाख की, उस पर 5% वैट लगाए, वो वैट गवर्नमेंट की, आपकी सेल नहीं है, वो आपकी सेल का हिस्सा तस्वर नहीं होता, वो आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे 5% कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस ये वाला क्वेश्चन अगर किसी को समझ नहीं आता तो स्किप कर दें। शर्जील, वो आउटपुट पे वैट शर्जील और कौन से, अब्दुल रज़ाक, नदीम, अजीम जी, मेरा जुल्फ़िकार। सवाल ये है सर कि अभी आपने जैसे एड बैक का बताया, ड्राइंग का डेफिनेटली वो एक्सपेंस नहीं होता, तो यूई लॉ के हिसाब से और कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अलाउड नहीं होते हैं और वो एड वो हम बैक हो जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। आकिब रशीद। ओके। जी सर, क्लास तो आई थिंक एंड हो चुकी है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर गोल्डन वीज़ा जो होता है उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो 2 मिलियन के इक्वल होनी चाहिए, फिर गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल। तो क्या वो इन्वेस्टमेंट का पता चल सकता है कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है? वो सिक्योरिटीज़ में है, वो बॉन्ड्स में है, या सेविंग वो अकाउंट्स में है? नॉर्मली देखें, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। जी एक जी तो ठीक रियल है। एस्टेट में होती है, ठीक, और एक जी जी। नंबर मेरा बेशक मैनेजमेंट से ले लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अगर और राइट सर, मेरे पास अवेलेबल है। ओके, ठीक है। अदनान मसूद। जी सर, ये क्वेश्चन ये पूछना सर कि अगर टोटल रेवेन्यू 1 मिलियन से ज्यादा हो गया तो कॉर्पोरेट टैक्स तो एप्लीकेबल हो जाएगा, वो जो 375 उसमें से माइनस करके तो वो ओवरऑल हो जाएगा। लेकिन सर फिर वैट नहीं लगेगा, फिर सिर्फ ये कॉर्पोरेट टैक्स ही 9% लगेगा, या वो अलहदा तो नहीं फिर एप्लीकेबल होगा? नहीं, वैट एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसके इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हम सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ रहे हैं, वैट हम एक डिफरेंट चीज़ है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक हो। ठीक है जी। नदीम, अब्दुल रज़ाक। सर मैं इस टैक्सेशन कोर्स के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं जी जी। लॉ से बिलोंग करता हूँ, लॉ फील्ड से मैं अभी हम्म। लॉ पढ़ रहा हूँ। तो सर मैं इसमें किस तरह अपना फ्यूचर बना सकता हूँ यूएई में? इस हाँ, आप थोड़ा। एडवोकेट हैं? जी सर, अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर है। देखें, लॉ, टैक्स और लॉ कई जगहों पे आपस में जुड़े हुए हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो यूएई में लीगल फर्म के साथ अटैच्ड हैं, जो लॉ बैकग्राउंड से थे, एडवोकेट से। अच्छा, और अगर कोई एडवोकेट आप हाई कोर्ट है और उसका 5 साल से ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस है उस हाई कोर्ट में, तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, वो डीएफसी वगैरह में भी रजिस्टर हो सकता है। तो इंशाल्लाह हाँ ताला इस पे मैं हाँ एक सर, सेशन रखता हूँ गपशप का। मैं अब्दुल रज़ाक, मैं ना यही। अपने बैच से जब 3-4 क्लासेस हो जाती हैं, मैं एक गपशप सेशन रखता हूँ, उसमें तमाम चीज़ों को एड्रेस करता हूँ, ठीक है। वो कोर पढ़ाते हुए मैं नहीं कहता, अलग मे बी नेक्स्ट संडे मॉर्निंग में हम ये वाला सेशन रख लें, ठीक है। ठीक है आसिम, सर, उसमें लेकिन उसमें मैं लाजमी भी आइएगा यही पूछना जी। चाहता था कि एटीएम और डीआईएफसी में किस तरह लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेना, वहाँ पे जॉब लगना। अगर एक अब्दुल बंदा रज़ाक, एडवोकेट है। ये तमाम गाइडेंस सेशन में अपने जो गपशप का एक सेशन होता है ना, जी सर, उसमें मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। जी। आसिम जिया। जी सामने। सर। सर मेरे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं 375 और 1 मिलियन को लेकर। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या यूएई में भी एफबीआर की तरह ही ये एक पोर्टल है, जिस तरह हम एफबीआर में रिटर्न अपनी फाइल करते हैं और उसमें हम अपनी इनकम लिखते हैं तो वो टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमें दे देता है? तो क्या यूएई में भी पोर्टल इसी तरह है कि हम उसमें अपना ये टर्नओवर या अपना प्रॉफिट मैंने लिखते हैं और आपको वो जब टैक्स कैलकुलेट मैंने कर जब देता क्लास स्टार्ट की थी, तो है? मैंने सर आपको क्लास स्टार्ट करवाते ही शायद आपने लेट ज्वाइन किया, ई सर्विसेज मैंने डॉट लेट टेक ज्वाइन डॉट किया जी ओ जी। वी डॉट ए ई पे लेके गया था। हम इस ठीक पोर्टल है। पे इंशाल्लाह देखेंगे कि ये कैसे प्रैक्टिकली हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। पोर्टल कैलकुलेट कर देता है जी। नासिर यूनस। राइट सर, राइट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, नेक्स्ट संडे आप इधर अवेलेबल फिजिकल होगी बात?
आज कौन सी डेट है? आज 25 अक्टूबर है। मेरी तो कल भी तो फिजिकल क्लास है ना इधर दूसरी, तो मैं कह मैं यूई का भी अभी स्टार्ट किया है। तो मैंने कहा चलो ये भी कर लूँ, तो नेक्स्ट संडे अगर कल आप जो कल संडे इधर अवेलेबल होंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट संडे मैं आपसे मिलूंगा। मैं यूएई में हूँ अभी भी, और नेक्स्ट वीकेंड भी यूएई में हूँ। अच्छा नवंबर अच्छा में अच्छा मैं, अच्छा लेकिन अच्छा। ये देखिएगा कि मैं मे भी इस कमिंग वीकेंड से नेक्स्ट वीकेंड पाकिस्तान जाऊं। जी जी। ठीक तो है। जी कल ये सर सवाल पूछना था, ये जो प्रॉफिट पे लगेगा, ये नेट प्रॉफिट है या ग्रॉस प्रॉफिट है? इसकी हम कैलकुलेशन देखेंगे, नेट प्रॉफिट पे लगते हैं। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट के साथ नासिर। जी सर नकाश। सॉरी, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि बिशारत साहब से आपका नंबर होगा या आप नंबर प्रोवाइड कर सकेंगे मुझे अभी? नंबर ले लें, मैं ये चैट में लिख रहा हूँ, +971 50 जी जी। 980 3511। नंबर मैंने अपना चैट में डाल दिया है, ठीक है। अच्छा चल, ओके ओके नुकाश, आप यूएई में हैं? ओके ठीक। सर मैं पहले लास्ट 5 ईयर यूए में था, देरा में, उधर मैं मार्केटिंग करता था। तो अभी रिसेंटली आया हूँ, फिर वापस मैंने जाना है। मैं एडवर्टाइजिंग की करता था, जो है ना एलईडी स्क्रीन साइन बोर्डिंग का काम करता था। तो ठीक मेरी है। वालदा की तबीयत खराब थी, वापस आ गया हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील के साथ हूँ, क्योंकि मैं इधर 10 साल मैंने लॉ प्रैक्टिस के साथ काम भी किया है और खुद लॉ भी कर रहा हूँ। तो मैंने टैक्स का काम उधर देखा अच्छा खासा, इसलिए मैं फिर ये काम स्टार्ट कर लिया अभी। ठीक है। तो हाँ तो अभी मैं आप यूएई यूएई में हूँ किधर अभी? माशाल्लाह। मेरा जो ऑफिस है ना, वो शेख जायद रोड पे, ऑन पैसे मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ। ठीक है शर्जील। अच्छा अच्छा अस्सलाम शेख जायद वालेकुम। रोड पे तो बहुत बड़ा नुकाश, है। मेरा व्हाट्सएप कर लें, मैं आपको व्हाट्सएप पे कर देता हूँ व्हाट्सएप रिप्लाई, मैंने पे मैसेज चैट मैं में दे दिया। अभी जी शर्जील। सर मेरा सवाल ये है कि मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का मालिक हूँ यहाँ पाकिस्तान में, और मेरे पास एमरेट्स आईडी भी है, और मेरे पास एक एलएलसी है वहाँ पर मैदान फी जोन में रजिस्टर्ड है। ठीक अब है। पाकिस्तान की जो कंपनी जो काम कर रही है, बिजनेस कर रही है मेरी एज ए सोल प्रोप्राइटर, क्या उसकी इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी वहाँ पर दुबई के साथ मैच अटैच होके? देखें, ऐसे अगर आपकी कंपनी सेपरेट है ना पाकिस्तान में, जी आप यूएई में सिर्फ इमेज आईडी की वजह से नहीं, आपकी डिसीजन मेकिंग पाकिस्तानी लाज के मुताबिक पाकिस्तान में हो रही है। सेकंड ठीक बात है। यह है कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ें, अभी मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, सही डिटेल है। में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को प्रूव करना, इसकी बात पे टैक्स रेजिडेंस, इस बेसिस पे टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लेना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ठीक है। पाकिस्तानी कंपनी की टैक्सेशन पाकिस्तान में रखें, यूएई की टैक्सेशन यूएई में रखें। ये एक पर्सनल लेवल पे एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। आगे अच्छा हम जी अभी जी। सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये ना हो ना कि बाद में कहीं ये कहीं से प्रूफ ले ले, कहीं से ढूंढ ले, और फिर मुझे किसी तरह ये रिप्रिमांड करें या मुझे पिनलाइज करें कि आप दो जगह की कमाई कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली मेरे दोनों बिजनेस हैं, एक दुबई में भी है और एक में यहाँ पर भी है मेरे पास, मैं आपको एक पाकिस्तान में। बात बताऊं, ये सिर्फ आपके लिए, अगेन बाकियों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कल बेसिक ठीक लेवल पे हैं। पाकिस्तान ठीक और है। यूएई के बीच में टैक्स रेजिडेंसी टैक्स ट्रीटी साइन हुई हुई है, और उसके मुताबिक जी अगर आप दोनों मुल्कों के टैक्स रेजिडेंट हैं, दोनों मुल्कों में आपकी कंपनी बन रही है, तो वो उस ठीक मुल्क है। की तस्वर होगी जहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। लेकिन मैं अगेन अच्छा आपको भी बताऊंगा, आपकी मैं जिस हद तक कंडीशन समझाऊँ, आप पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तान में दें, यूएई में वाली यूएई में टैक्स दें, ठीक है। एंड ओके सर, मेरा थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस पे मेरा व्हाट्सएप जी मौजूद है, कॉलिंग नंबर भी मौजूद है, +971 50 980 3511। अगर आप पाकिस्तान से ओके। कर रहे हैं ना, तो पूरा इसको सेव करें, 0 2 0 डालना पहले जी जी। लाजमी है, फिर 971 50 980 3511। जी अब्दुल रजा। ओके। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर मैं डेमो क्लास के बारे में पूछना था, ये फर्स्ट एंड लास्ट है या इससे आगे भी डेमो क्लासेस है? क्लासेस कल भी क्लास होगी, आगे पूरा कोर्स मैंने तो पढ़ाना है। नहीं सर, डेमो के क्या? बारे में पूछ रहा था। ये मैनेजमेंट से पूछे, मुझे नहीं पता। पढ़ाने वाली चीज़ मैं आपको पढ़ा दूंगा, यूएई रिलेटेड एनवायरनमेंट चीज़ें आपको बता दूंगा। जी मोहम्मद नासिर यूनस। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका वालेकुम सलाम। नंबर नहीं शो हो रहा है, से मैं चेक किया है। सर व्हाट्सएप पे काइंडली नहीं आप शो हो मुझे रहा? व्हाट्सएप का
नहीं इधर नहीं हो रहा, मैंने सारा चेक आप किया, नहीं हो रहा। आप यूएई में, पाकिस्तान में? मैं अभी पाकिस्तान में हूँ। नहीं, आपको डायल ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 00 लगाएं, सीधा व्हाट्सएप पे ना जाएं, ठीक है। प्लस आजकल कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, सिंक्रोनाइज नहीं होता क्या नंबर नंबर? वाला और व्हाट्सएप, ठीक है। वो तो बाकी मुझे कुछ पता है, लेकिन नंबर मुझे फीड करे, मुझे नहीं, व्हाट्सएप में मिल नहीं रहा नंबर। इसका मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन बाकियों को शो हो रहा है जी। बाकी कोई अच्छा हैं? आप बोल दे, मैं लिख लेता हूँ। 051 050980351। ये मैंने दोबारा शो नहीं हो रहा था मुराद, व्हाट्सएप पे नहीं शो हो रहा। ये जो आपकी डेमो क्लास जो है ना, जूम के नीचे नहीं आ रहा ना, किसी में भी नहीं आ रहा। मैंने देखा है, वो वो आपकी ये जो चैट में आप नंबर है। ऐसा करें, ग्रुप में देख लीजिएगा, ठीक है नवाज। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लें, वो आपको बता देंगे। मुस्तफ़ा खान। ओके, मैं नोट कर लेता हूँ। ओके, मुस्तफ़ा खान। मुस्तफ़ा खान। सर, गुड नेम। फैजान जी। बाकी सर किधर हैं सब? मोहम्मद आसिफ, शाद आलम जी। सर ये थोड़ा सा एक क्लास के हवाले से अगर मैनेजमेंट या आप बता सकते हैं कि ये सारे वीक में कितने दिनों का होगा और कितने ड्यूरेशन का 2, ये कोर्स है, ताकि सबको सैटरडे क्लियर हो संडे। जाए। सैटरडे संडे, और ये तकरीबन आप कह लें 2 महीने का होता है फैजान साहब, एक क्वेश्चन मेरा था सर। जी। सर नुमान बात कर रहा हूँ। अगर एक कंपनी लिस्टेड है, लेट्स से पाकिस्तान में या यूएई से बाहर किसी भी मुल्क में, और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर उनके पास गोल्डन रेजिडेंसी है, वो यहाँ पर रह रहे हैं और सारी डिसीजन मेकिंग, लेट्स से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उन्हीं के पास है, तो वो स्टिल यहाँ के टैक्स रेजिडेंट कहलाएंगे और उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? ये मुझे बात समझ आई कंपनी की आप। बात की आपने, आपने कंपनी की बात की, राइट? जी, लिस्टेड कंपनी आउटसाइड यूएई, देखें, उनकी। अगर जी प्रैक्टिकली मैं बात करूँ ना, अगर उनकी बीओडी मीटिंग यूएई में हो रही है तो बिल्कुल वो यूएई के टैक्स रेजिडेंट कहलाएंगी, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क में लिस्टेड ही क्यों ना हो। ठीक है। ठीक है, कोई लॉ में ऐसी चीज, यूएई के टैक्स लॉ में ऐसी नहीं है, और बाकी कंट्रीज के में भी, कि जो लिस्टिंग के हवाले से बात करे, कि लिस्टिंग से उसने लिंक किया हो टैक्स रेजिडेंसी को। ठीक है, ठीक है, क्लियर सर। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? Sir, how can we get the recorded lecture? ये आपको मैनेजमेंट बताएगी, एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी एक्सक्यूज Thank मी जी। जी जी, रिजवान। सर, मेरा सवाल ये है कि जब कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेटेड फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हो और आपका जो मैनेजमेंट इन बोर्ड ऑफ वो है वो यूएई में हो, तो कैसे यूएई गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये यहाँ से ऑपरेट हो रही है? ये इतना आसान नहीं है पता करना, ठीक है। अगेन जजमेंटल है, लेटर ऑन देखें इसको कैसे जो है वो गवर्नमेंट कैस करती है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? ओके, इंशाल्लाह प्लीज, अगर आप अच्छा, ये जो ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना जो कि बैकग्राउंड से नहीं होते टैक्स, मेरा ये मेजरिंग पैरामीटर होता है, मैं इनको देख के असेस करता हूँ कि किस हद तक चीज़ें समझ आ रही हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास चला गया है, फील फ्री टू मैसेज में, ठीक है। लेकिन थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा कि नहीं, आपका नाम क्या है और क्या। जी आमिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि ये जो टैक्सेशन का कोर्स है, ये अगर कर लेने के बाद हम अपनी सर्विसेज जो हैं यूएई क्लाइंट्स को, या जो कंपनी एलएलसी वगैरह हैं,
उनको कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए हम उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, सर्विसेज आपने क्लाइंट कैसे ग्रैब करने हैं वो तो हम ऐसे जो आइडियाज़ होते हैं वो तो मेरा जो एक गपशप सेशन होता है ना आप लोगों के साथ, उसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे ठीक मैं है। बताऊंगा मिसाल के तौर पे, ये लेजर क्लिक मैंने शायद इसका पहले भी जिक्र किया हो, ये मेरे एक पार्ट स्टूडेंट ने खोली है, ठीक है, नोमान अकबर नाम है। इसी तरह से शेख अब्दुल्ला एसोसिएट्स, कराची में एक कंपनी है, उन्होंने मेरे स्टूडेंट से अब यूएई में आके स्टार्ट किया। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आफ्टर टेकिंग कोर्स यूएई में बिजनेस कर रहे हैं और कंसल्टेंसी ठीक दे है। रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला आप दे सकेंगे। बस ये कि नॉलेज पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या तो उसके लिए बाकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए कि लाइक ACCA या वो? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए ना वो चाहिए होती है, अदरवाइज नहीं। अगर आप क्लाइंट को वैसे कन्विंस कर सकते हैं तो कोई नहीं पूछता मुझसे, तो आज तक शायद ही किसी क्लाइंट ने पूछा हो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक ठीक है। है। हाँ, ये है कि आपको प्रोफेशनल मतलब सर्कल नहीं, में जाने लॉज के में लिए कोई अपने ऐसी कार्ड, चीज मौजूद हो कि जो मतलब उधर नहीं कोई ऐसी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं। मेरे जैसे इस फर्म में एक पार्टनर भी हैं ऐसी और कोई वो बात नहीं, पार्ट वहाँ पे आपकी ऐसी कोई स्किल बात। सर, आई थिंक वहाँ पे आपकी आपकी जी जी, स्किल को इम्प्रूव किया जाता है, बाकी चीजों को इतना नहीं मेंटेन किया जाता। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम सर। हेलो। जी जी, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये नेक्स्ट क्लास कब, कल होगी और यही टाइमिंग कल होगी? होगी, हाँ जी जी, सेम टाइमिंग होगी। अच्छा सर, ये आज मैंने तो इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, तो मैं समझ आइए। अनफॉर्चुनेट आखिरी 20 मिनट्स इसी वजह से मैं लीव कर गया था, मैं मिस कर गया हूँ। अगर वो रिकैप हो जाएगा तो रिकैप हो सकता है अभी? आप मैनेजमेंट से बात करें कि आपको इसकी ना सर वीडियो आपको की ना नोटिफिकेशन चाहिए लेक्चर की। बेसिकली, सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपको 24 आवर्स के दौरान रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। अगर आप जाके सर्च करें यूट्यूब पे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, तो आपको एक चैनल शो होगा। आप वहाँ से जाके प्रीवियस लेक्चर्स को भी वॉच कर सकते हैं, और ये न्यू लेक्चर भी मैक्सिमम 24 आवर्स तक अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। अगर आपको फिर थैंक भी नहीं मिले यू। तो काइंडली आप अपने CSR यानी कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, जिसने आपका एडमिशन किया है, वो भी आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए कोर्स के हवाले से, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लें। अगर आपने इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन या आंसर करना है, अगर कोई है, तो आप वो सर फैज़ान से कर लें, सर फैज़ान आपको एड्रेस कर देंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लें, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सर एक्सक्यूज मी। जी जी, सर आपने कहा था कि मतलब एक कंपनी है उसके पास यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके पास 2 लाख थी और उसने 2 लाख बैंक से लिया था, तो उसने लाजिश किया यानी बैंक उसके अकाउंट में 1 लाख बन गई, तो ये बैंक कब से यानी कहाँ से ये अपनी लाजिश को पूरा करेगी? तो ये तो कंपनी वो हो गई। देखिए मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है ना, वो समझाया है जुडिकल पर्सन का। कम बैंक ने अपने कंट्रोल रखे होते हैं। जी मिसाल के तौर पे जब कंपनी जाती है ना उसके पास, वो कहती है अपनी ऑनर की गारंटी ले आओ, जी जी। फलां बंदों की गारंटी ले आओ, तो उसने कवर किया होता है इसको। अच्छा अच्छा, जी, ठीक है डॉक्टर सर। आमिर आमिर मलिक। जी पूछिए, लास्ट 5 मिनट्स, डॉक्टर आमिर मलिक। ओके, कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है दोबारा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन वो जो आपका गपशप वाला सेशन है उससे रिलेटेड हो जाएगा थोड़ा सा, अगर आप हैं तो मैं अभी पूछ लूँ। जी जी पूछिए। अच्छा सर, मैंने चाइना से PhD किया है मैनेजमेंट साइंसेज में, और उससे पहले मैंने MBA एंड LLB वगैरह भी किया हुआ है।
तो मैं पिछले 3 साल से इंपोर्ट का काम कर रहा हूँ चाइना से पाकिस्तान के क्लाइंट्स के लिए। मेरे साथ चाइनीज पार्टनर भी थे। इधर जो मेरे साथ मेरी कंपनी एक रजिस्टर्ड है उसमें चाइनीज पार्टनर थे। तो करंटली मैं इस वक्त नमस यूनिवर्सिटी में हूँ और चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स कर रहा हूँ अपनी चाइनीज लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैं चाइना से रिलेटेड मेरा बिजनेस है, सर्विसेज बिजनेस है। तो मेरा जो फ्यूचर टारगेट मार्केट है वो यूएई से रिलेटेड है। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैंने जहाँ पे गूगल में सर्च किया है कि यूएई में तकरीबन 15 से 16 हजार चाइनीज कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और वहाँ पे कुछ 4 लाख चाइनीज हैं। तो मेरी जो स्किल है वो इस वक्त इंपोर्ट से रिलेटेड है और मेरा पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज में। इससे पहले मैंने एमबीए मार्केटिंग बीबीए एंड एलएलबी में हाई कोर्ट का लॉयर भी हूँ रजिस्टर्ड। तो मेरा सवाल ये है कि मेरी एजुकेशन और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इंपोर्ट से रिलेटेड है। करंटली मैं इंपोर्ट का काम करता हूँ अपने पाकिस्तान के क्लाइंट्स के लिए। चाइना के मेरे सप्लायर्स हैं। तो मेरी जो ये एजुकेशन एंड स्किल से रिलेटेड आप क्या समझते हैं कि यूएई में, जैसे कि मैं चाइनीज लैंग्वेज भी यहाँ पे आज अगर मैं आपको ट्रेनिंग। चाइनीज लैंग्वेज आती है ना, ठीक है, तो आप यूएई जी में आ जाएं बेफिक्र होकर और स्टार्ट कर लें, ठीक है, बाकी तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। ओके सर, ओके। ओके क्लास, बाकी भी आपके क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली, बट इंशाल्लाह ताला अभी 10-18 हो गए हैं। अच्छा, आप लोगों के पास 11:15 हो गए हैं। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। ओके क्लास, थैंक थैंक यू, यू। So थैंक यू, our अल्लाह हाफिज। in our text liability we have, ओके, अल्लाह हाफिज।